अब मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि ईमान गाजी कौन है। वह पिछले कुछ वर्षों में बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं और वह अब बहुत लंबे समय से यूट्यूब पर हैं। तो आज के वीडियो में मैं ईमान गाजी के डिजिटल लॉन्चपैड कोर्स का पालन करते हुए शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करने की कोशिश करने जा रहा हूं, जिसमें जॉर्डन वेल्श शामिल हैं। आपके पास लंबे समय से एक शिक्षा व्यवसाय है, लेकिन यह वाला अलग क्यों है? शिक्षक तो सच में बहुत रोमांचक है। अब इस वीडियो चुनौती के लिए मैं अपने लिए $1000 का बजट निर्धारित करने जा रहा हूं, ताकि देख सकूं कि मैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय मॉडल के साथ कितना पैसा कमा सकता हूं। अब इस चुनौती के दौरान मुझे सभी मॉड्यूल्स को देखना होगा और मैं इनमें से किसी से भी भटकने वाला नहीं हूं। मैं सचमुच हर मॉड्यूल के अनुसार जो मुझे करने के लिए कहा गया है वही करूंगा। अब मैं आज के वीडियो चुनौती में एक बड़ा गिव अवे करने जा रहा हूं, जिसमें मैं उस दुकान को देने वाला हूं जो मैं बनाऊंगा, सभी विज्ञापनों को जो मैं बनाऊंगा और उस विज्ञापन खाते को जो मैं इस चुनौती को शुरू करने के लिए उपयोग करूंगा। तो गिव अवे में भाग लेने के लिए आपको बस वीडियो को लाइक करना है और ईमान गाजी के डिजिटल लॉन्चपैड कोर्स के बारे में, जिसमें जॉर्डन वेल्श शामिल हैं, आपके विचार और ईमानदार राय पर एक टिप्पणी छोड़ें। तो मैं दिन के पहले के एजेंडे में जाने से पहले और बाकी दिन के लिए जो मैंने योजना बनाई है उसके बारे में बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर पर जल्दी से बात करना चाहता हूं, जो है कि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह जानबूझकर मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह किसी का समर्थन नहीं कर रहा है या किसी चीज का प्रचार नहीं कर रहा है। ये बस मेरी अपनी राय है। तो दोस्तों, लगभग 1.5 घंटे बाद मैंने अपना उत्पाद अनुसंधान कर लिया है और मैंने 2 उत्पाद खोज लिए हैं जिन्हें मैं चुनौती के लिए उपयोग करने जा रहा हूं। अब मैं आपको उत्पाद अनुसंधान विधि दिखाने से पहले वास्तव में उन उत्पाद मानदंडों में जाने वाला हूं जो जॉर्डन वेल्श ने मॉड्यूल्स में समझाए थे। क्या यह एक उच्च मूल्य की समस्या का समाधान करता है? क्या यह एक ट्रेंडिंग उत्पाद है? क्या यह अभी वायरल हो रहा है? उत्पाद में सुधार की आवश्यकता है, या तो प्रतिस्पर्धियों द्वारा निम्न गुणवत्ता वाले वीडियो विज्ञापन हैं, या फिर प्रतिस्पर्धी की वेबसाइट खराब है जिसका लाभ हम उठा सकते हैं और उन समस्याओं को ठीक करें। अब चौथा मानदंड एक मजबूत लाभ मार्जिन था, जिसका मतलब है प्रति यूनिट 40 से 100। अब उत्पाद मानदंडों को पार करते हुए ये 2 तरीके थे जो हमें उत्पाद खोजने के लिए दिए गए थे। एक मुफ्त तरीका था और एक भुगतान किया गया तरीका। तो मुफ्त तरीके में फेसबुक पर स्क्रॉल करना और विज्ञापनों के साथ जुड़ना, उन्हें टिप्पणी करके, लाइक करके और साझा करके, और इस तरह से ये आपको अधिक ड्रॉप शिपिंग वीडियो दिखाएगा जो उत्पाद दिखा रहे हैं। अब ये तरीका बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है, इसीलिए मैं थोड़ा निराश था कि यह एक विकल्प था, क्योंकि ये 2018 में वापस था और मुझे मानना पड़ेगा कि तब से यह थोड़ा मर रहा है। अब जो भुगतान किया गया तरीका मैंने इस्तेमाल किया वह एक विज्ञापन स्पाई टूल है जिसे मीना कहा जाता है। तो मीना एक उत्पाद अनुसंधान विधि है जिसका हमें उपयोग करने के लिए कहा गया था। तो जैसा कि आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं मीना उत्पाद अनुसंधान टूल पर हूं, जिसके बारे में जॉर्डन ने बात की थी। उन्होंने कहा कि यहाँ ऊपर बाईं ओर विज्ञापन अनुभाग में जाएं। अब मीना एक भुगतान किया गया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, तो इसे ध्यान में रखें। फिर उन्होंने कहा कि फेसबुक अनुभाग में जाएं और फिर फिल्टर लागू करना शुरू करें। तो फिल्टर जो उन्होंने हमें बताए थे वह शॉपिफाई फिल्टर है। इसे देशों के अनुसार फिल्टर करें, जो कि अमेरिका और शीर्ष यूरोपीय देश हैं, जैसे कि यूके, जर्मनी, यूके। फिर उन्होंने कहा कि इसे वीडियो शॉप के अनुसार फिल्टर करें, ताकि आप ई कॉमर्स उत्पाद से संबंधित विज्ञापन देख सकें। अब जब आप इसे सभी फिल्टर के अनुसार फिल्टर करते हैं तो आप धीरे धीरे इन पर स्क्रॉल कर सकते हैं और उन पर नजर डाल सकते हैं जिनके पास वास्तव में अच्छे लाइक काउंट हैं। और फिर जब आप उन पर नजर डालते हैं जिनके पास वास्तव में अच्छे लाइक काउंट हैं, तो आप वीडियो देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या यह एक ड्रॉप शिपिंग उत्पाद है। अब उन्होंने कहा कि हम उन्हीं फिल्टर का उपयोग टिकटॉक विधि पर भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ टिकटॉक पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर ले जाता है। तो हम या तो फेसबुक पर या टिकटॉक के लिए उन फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। तो अब मैंने उत्पाद अनुसंधान विधि के बारे में बता दिया है। मैं वास्तव में आपको उन 2 उत्पादों को दिखाना चाहता हूं जो मैंने भुगतान किए गए तरीके का उपयोग करके चुनौती के लिए चुने हैं। तो आप देखेंगे कि अगर मैं यहां बाईं ओर टिकटॉक अनुभाग पर स्क्रॉल करता हूं तो ये मीना से मैंने जो पहला उत्पाद चुना है वह एक पैसे का पिग्गी बैंक बॉक्स या वॉल्ट है। अब अगर हम अली एक्सप्रेस पे जाएं तो ये उत्पाद यही है। इसके पास अभी 2000 ऑर्डर हैं, जो बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि इसकी मांग बढ़ रही है। और इसके पास अमेजन पर कुछ बेहतरीन उत्पाद समीक्षाएं भी हैं। तो ये उन मानदंडों से मेल खाता है जो जॉर्डन ने बताए थे। अब आप देखेंगे कि मैंने फेसबुक पर विज्ञापनों को विज्ञापन पुस्तकालय का उपयोग करके भी खोजा है और आप देख सकते हैं कि उनके लिए 3 विज्ञापन चलाए जा रहे हैं और उनकी पेशकश काफ़ी ख़राब है और मुझे लगता है कि वीडियो बेहतर हो सकते थे। और ये कुछ है जो जॉर्डन ने बताया।
अगर आपके प्रतियोगी का सामान पहले से ही काम कर रहा है तो कोशिश करें और उसे बेहतर बनाएं। अब मैंने उनकी वेबसाइट भी देखी और उनकी वेबसाइट निश्चित रूप से इस प्रतियोगी के मामले में सबसे मजबूत बिंदु है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ बेहतरीन चीजें हैं जिन्हें मैं अपनी वेबसाइट के लिए उपयोग कर सकता हूँ, प्रेरणा ले सकता हूँ और बेहतर बना सकता हूँ। अब मैं इसे लगभग $20 में खरीदने जा रहा हूँ और इसे लगभग $49,999 में बेचने जा रहा हूँ मेरी वेबसाइट पर। अब दूसरा उत्पाद जो मैंने चुना है वह है यह गर्मियों का यूवी जैकेट, पुरुषों और महिलाओं के लिए। और क्योंकि हम सच में अभी गर्मियों में जा रहे हैं, मैंने सोचा कि यह एक बेहतरीन उत्पाद है और मैंने इसे मीना फेसबुक प्लेटफॉर्म पर एक साप्ताहिक विजेता के रूप में भी पाया। अब मैंने कुछ एपिसोड देखे हैं जो मुझे लगभग 1 घंटे का समय लगे, जो मुख्य रूप से यह बताते हैं कि मुझे कौन सा स्टोर चुनना चाहिए और इसे कैसे बनाना है। तो अब मैं जानता हूं कि मुझे किस प्रकार की दुकान बनानी चाहिए। अब मैं इसे बनाने का टाइम लैप्स चलाने जा रहा हूं और जब मैं इसे बना लूंगा दोस्तों, तो मैं आपको अंतिम परिणाम के साथ वापस आऊंगा और बताऊंगा कि मुझे क्या सिखाया गया और ये ऐसा क्यों दिखता है। तो जैसा कि आप लोग फोन स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ स्टोर है, इसका नाम kidsworld.co है। .com उपलब्ध नहीं था। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने बच्चों के लिए चुना है। यह एक विशेष क्षेत्र है और मैंने जो रंग चुने हैं वह 3 तारे रंग पैलेट है, जो सफेद, काला और आपके ब्रांडिंग का एक रंग है। जैसा कि जॉर्डन ने सुझाव दिया, उन्होंने मुझे कैनवा का उपयोग करके लोगो बनाने के लिए भी कहा और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लोगो काफी अच्छा है और लोगो मॉड्यूल भी बिल्कुल बुरा नहीं था और मैं वास्तव में लोगो के परिणाम से काफी प्रभावित था। अब इस स्टोर में जो असली थीम इस्तेमाल की जा रही है वह रिफ्रेश थीम है, जो एक शॉपिफाई 2.0 है। ये थीम कुछ साल पहले बनाई गई थी। अब मेरी राय में मुझे नहीं लगता कि ये सबसे अच्छी थीम है, खासकर एक मुफ्त थीम के रूप में। मुझे लगता है कि वहां पर बहुत बेहतर मुफ्त थीम्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था। अब ध्यान में रखते हुए दोस्तों, ये होम पेज है और आप देख सकते हैं कि बैनर पर लिखा है मुफ्त शिपिंग, सभी ऑर्डर पर 50% छूट। जॉर्डन ने कहा यह एक बेहतरीन विकल्प था। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है अपने बच्चे की क्षमता को अनलॉक करें और यहाँ होम पेज पे कुछ उत्पाद हैं और फिर यह हमारे मिशन के बारे में बताता है और यही होम पेज के लिए है। अब अगर हम उत्पाद पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि जॉर्डन इन बहुत अच्छे ब्रांडेड इमेज बनाने के बारे में बात कर रहा है, जो उत्पाद आपके रंग योजना और आपके लोगो को हर एक पर दिखाते हैं। छवि, वह यह निर्देश देते हैं कि हमें किस प्रकार की छवियां इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कि फीचर प्रोडक्ट का उपयोग, छवियों का उपयोग कैसे करें और इस तरह से ये अच्छा और ब्रांडेड दिखता है। तो मैं जॉर्डन के बारे में बात करते हुए इन छवियों को बनाने के बारे में सुनकर काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि ये ब्रांडिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसे कैश वॉल्ट मेथड कहा है। फिर मैंने कुछ ट्रस्ट जानकारी पर चर्चा की। अपने बच्चे को वित्तीय निर्णय लेने में मदद करें, अनंत मजा और सफलता के पल, 50% छूट, और मैंने एक 50% ऑफर भी शामिल किया है मेरी वेबसाइट पर। मैंने यहाँ एक बंडल के बारे में भी बताया है जो मुफ्त फॉल्ट बंडल है, मुफ्त पेन और मुफ्त ई बुक। फिर मैं यहाँ सेक्शंस में गया हूँ जहाँ मैंने गिफीज के साथ जानकारी पर चर्चा की। फिर ये कहता है कि कैसे काम करें। फिर मैंने यहाँ कुछ और गिफीज और अधिक छवियां भी इस्तेमाल की हैं। आप यहाँ नीचे थोड़ा और जानकारी देख सकते हैं। अब मेरी वेबसाइट पे कोई वीडियो नहीं है, विशेषताओं या जानकारी के लिए कोई ड्रॉप डाउन मेनू नहीं है, स्क्रीन पर कोई बड़े बंडल ऑफर दृश्य रूप से नहीं है। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि वेबसाइट बहुत बेहतर दिख सकती थी, इससे बेहतर। अब ये बुरा नहीं है, मैं इसे बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं कहूंगा कि ये बस औसत से थोड़ा ऊपर है, लेकिन मुझे निश्चित रूप से लगता है कि इसे कोर्स में बहुत बेहतर बनाया जा सकता था। मुझे गलत मत समझो, मुझे लगता है कि ये आपको शुरू करने के लिए काफी है, लेकिन अगर स्टोर में कुछ और सेक्शन जोड़े जाते तो ये बहुत बेहतर हो सकता था। अब मुझे बताएं कि आप लोग इस स्टोर को 1 से 10 के बीच कैसे रेट करें। 10 सबसे अच्छा है, 1 सबसे खराब। आप इसे नीचे टिप्पणी सेक्शन में कितने अंक देंगे। अब ये कहते हुए दोस्तों, चलिए जॉर्डन वेल्च के कुछ और मॉड्यूल सीखते हैं और अब हम अपने उत्पादों के लिए वीडियो विज्ञापन कैसे बनाएं, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं फिर से अपने पुराने कंप्यूटर पर जा रहा हूं और मॉड्यूल देख रहा हूं ताकि मैं कुछ वीडियो क्रिएटिव्स बनाना सीख सकूं। 3 घंटे बाद ये शायद अब तक का मेरा सबसे निराशाजनक मॉड्यूल है। वास्तव में इसे करने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया या सिखाया गया। अब वीडियो बनाने के पहले तरीके में जॉर्डन हमें एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करना सिखाते हैं जिसे प्रीमियर प्रो कहा जाता है। एक शुरुआती के लिए प्रीमियर प्रो का उपयोग करना आसान नहीं है और इसे सीखने में बहुत समय लगता है। लेकिन प्रीमियर प्रो की शिक्षाओं के दौरान उन्होंने हमें वीडियो डाउनलोड करना, उन्हें काटना भी सिखाया। तो आप पुराने टेक्स्ट को छिपा रहे हैं, आप अपना लोगो जोड़ रहे हैं, आप एक वाटरमार्क जोड़ रहे हैं। अब ये 2017-18 के ड्रॉप शिपिंग स्टाइल के लिए बहुत सामान्य है, तो मेरी राय में ये थोड़ा पुराना है और इसे मॉड्यूल में बहुत बेहतर तरीके से समझाया जा सकता था। अब उन्होंने एक दूसरी सुझाव पर भी चर्चा की और वह एक कंपनी है जिसका नाम है बेंच ऑफ एड्स। अब मैं इस रणनीति का भी उपयोग करने जा रहा हूँ, चुनौती को यथासंभव निष्पक्ष बनाने के लिए। तो दोस्तों, लगभग 45 मिनट बाद मैंने अपने उत्पाद के लिए 3 वीडियो विज्ञापन बनाए हैं, एक टिकटॉक का, एक फेसबुक का और फिर एक और, जैसा कि जॉर्डन ने मॉड्यूल में मुझे बताया था।
अब जब मुझे बैंड्स ऑफ क्रिएटिव्स मिल जाएंगे तो मैं आपको वो भी बाद में दिखाऊंगा। अब जाहिर है कि बैंड्स ऑफ एड्स का उपयोग करने से मुझे उन्हें पाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मुझे इसके लिए पर्याप्त क्रिएटिव्स पाने के लिए लगभग $100 खर्च करने पड़ेंगे ताकि यह किसी तरह समझ में आए। और इसी वजह से मैं मॉड्यूल से थोड़ा निराश हूं, क्योंकि लोग खुद से उन्हें बनाना चाहेंगे ताकि पैसे बचा सकें। और जो जानकारी उन्होंने आपको मॉड्यूल में दी वह खुद से उन्हें करने के लिए, सीखने के लिए इतनी अच्छी नहीं थी, और इसी वजह से मैं मॉड्यूल में इसका फैन नहीं था। तो जॉर्डन ने हमें एक अभियान बनाने के लिए सिखाया, एक अभियान और उसे उत्पाद के नाम से बुलाने के लिए। तो अगर हम इस अभियान को खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब मैं अभियान खोलता हूं, उन्होंने मुझे एडवांटेज प्लस या किसी भी अभियान बजट ऑप्टिमाइजेशन के साथ कुछ न करने के लिए कहा। मुझे 5 विज्ञापन सेट बनाने के लिए कहा गया था। पहला विज्ञापन सेट $10 पे होगा, मेरी स्थिति में डेंस। अगले दिन आधी रात को शुरू करें। और फिर अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो मुझे यहाँ इन देशों का उपयोग करने के लिए कहा गया: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम टॉप 5 कहते हैं। उम्र 21 से स्पेसिफाइड, सभी जेंडर। और फिर जब बात आती है इंटरेस्ट टारगेटिंग की, तो अब हम इस स्थिति में हैं जहां इंटरेस्ट टारगेटिंग वास्तव में फेसबुक द्वारा खुद किया जा सकता है। अब जॉर्डन ने हमें उस विकल्प को बंद करने और इसे मैन्युअल रूप से करने के लिए कहा। अब मैन्युअल इंटरेस्ट टारगेटिंग कोई बुरी बात नहीं है। अब मुझे लगता है कि जॉर्डन यहां बेहतर कर सकते थे, जहां उन्होंने हमें विभिन्न विज्ञापन सेट्स के दौरान निर्देशित किया होता। आप यहां एक विज्ञापन सेट, एक विज्ञापन सेट, एक विज्ञापन सेट देख सकते हैं। तो हमारे पास कुल मिलाकर 5 है। मान लीजिए कि यह वाला इंटरेस्ट टारगेटिंग का उपयोग कर रहा है। मान लीजिए कि यह वाला AI फेसबुक टारगेटिंग का उपयोग कर रहा है, जहां वे आपके लिए इसे करते हैं। मान लीजिए कि यह वाला AI फेसबुक है हमारे मैनुअल इनपुट के साथ, क्योंकि फेसबुक के साथ करने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। आप इसे खुद कर सकते हैं, जो जॉर्डन ने हमें करने के लिए कहा था। आप इसे पूरी तरह से फेसबुक के साथ AI के साथ कर सकते हैं, या आप आधा आधा कर सकते हैं। उसने सिर्फ मैन्युअल रूप से करने के लिए कहा। मुझे लगता है कि इस चरण में हमें सभी विकल्पों का परीक्षण करना चाहिए था, लेकिन हमें सिर्फ मैन्युअल रूप से करने के लिए कहा गया। मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि हर विज्ञापन सेट में तीनों विकल्पों का परीक्षण करना बेहतर होता। फिर सभी भाषाएं यहाँ हैं, जैसे कि अंग्रेजी बोलने वाली भाषाएं, और प्लेसमेंट्स एडवांटेज प्लेसमेंट्स हैं। और आप यहाँ पिक्सल देख सकते हैं जिसमें खरीदारी को रूपांतरण घटना के रूप में दिखाया गया है। अब जॉर्डन ने हमें हर विज्ञापन सेट में 2 विज्ञापन बनाने के लिए कहा, तो 1 जोड़ो और 2 जोड़ो। अब विज्ञापन 2 में आप देख सकते हैं कि मैंने फेसबुक पेज, मैनुअल अपलोड, एकल छवि या वीडियो चुना है। मैंने पहला वीडियो अपलोड किया है और फिर आप यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट देख सकते हैं। तो ये प्राथमिक टेक्स्ट है जो मैंने इस्तेमाल किया है। मैं इसे जोर से नहीं पढ़ने वाला, मैं आपको लोग इसे पढ़ने दूंगा। अब मैंने इस प्राथमिक टेक्स्ट के साथ कैसे आया, ये है कि मैं वास्तव में ChatGPT पर गया। तो आप यहाँ ChatGPT पर देख सकते हैं, मैंने वास्तव में अपने प्रतियोगी का विज्ञापन कॉपी विज्ञापन पुस्तकालय से लिया और मैंने बस कहा, क्या आप इसे बेहतर बना सकते हैं? और आप यहाँ देख सकते हैं ChatGPT ने मुझे इसका एक बेहतर संस्करण दिया। और फिर मैंने नीचे अपना कॉल टू एक्शन भी जोड़ा। अब मैंने ChatGPT को मेरे प्रतियोगी के विज्ञापन का शीर्षक भी दिया और उससे 10 वेरिएंट बनाने के लिए कहा। आप यहाँ देख सकते हैं, वेरिएंट 1, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3, वेरिएंट 4 और वेरिएंट नंबर 5। अब मैंने ChatGPT से विज्ञापन कॉपी के 5 वेरिएंट बनाने के लिए भी कहा और आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने ChatGPT से प्रतियोगी के शीर्षक के 10 वेरिएंट बनाने के लिए भी कहा, तो यह वास्तव में प्रतियोगी का शीर्षक है। ChatGPT ने 10 नए बनाए हैं जो उतने ही अच्छे हैं या बेहतर हैं, तो मैंने उनका भी इस्तेमाल किया है। तो अगर आप देख सकते हैं, अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं जहां लिखा है शीर्षक, अपने बच्चे की 10,000 की बचत की खोज शुरू करें। यह ChatGPT से है जिसे जॉर्डन ने करने की सिफारिश की थी। अब कॉल टू एक्शन तैयार है और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो मैं उस उत्पाद पृष्ठ का वेबसाइट URL इस्तेमाल करने वाला हूं जिसे मैं बेचना चाहता हूं। अब अगर हम ट्रैकिंग सेक्शन की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहीं पर मैं जॉर्डन की खुलकर आलोचना करूंगा। उन्होंने वास्तव में फेसबुक के लिए कोई UTM करने की सिफारिश नहीं की। तो आप यहां देख सकते हैं URL पैरामीटर्स UTM। यहाँ मैं जॉर्डन से बहुत निराश हूँ। और लॉन्चपैड कोर्स, क्योंकि जब आप विज्ञापनों पर पैसे खर्च करते हैं तो आप ये ट्रैक करना चाहते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। अब हम सभी जानते हैं और जॉर्डन निश्चित रूप से ये जानता है, क्योंकि वह इस खेल में काफी समय से है, कि फेसबुक पर ट्रैकिंग बहुत खराब है और आपको किसी न किसी प्रकार की ट्रैकिंग की आवश्यकता है, चाहे वह ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। और उसने हमें एक बार भी UTM करने के लिए नहीं कहा और UTM करना पूरी तरह से मुफ्त है और ये काफी अच्छे से काम करते हैं। और जॉर्डन ने जो मैंने देखा उसमें कोई ट्रैकिंग के बारे में बात नहीं की। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जो मैंने देखा उसमें मुझे ट्रैकिंग से संबंधित कुछ भी नहीं दिखा, तो मैं बहुत निराश हूं। अब चूंकि इमाम गाजी सोशल मीडिया मार्केटिंग के बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें KPI समझना चाहिए।
उन्हें ट्रैकिंग और अपने क्लाइंट्स को डिलीवरी की जानकारी समझनी चाहिए। तो तुमने क्या किया? तुमने अपने पैसे पर क्या खर्च किया? क्या ये काम किया? तो उन्हें दोनों को यह समझ लेना चाहिए था कि यह एक महत्वपूर्ण तत्व था जिसे विज्ञापनों के मामले में कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। अब मैं इन सभी लोगों में से हर एक के बारे में नहीं जाने वाला, लेकिन हमने हर विज्ञापन सेट में जो एकमात्र चीज बदली वह थी सिर्फ रुचि। आप यहाँ 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 और यहाँ रुचि का नाम देख सकते हैं। फिर से हम वही 2 विज्ञापन इस्तेमाल करते हैं, पहले विज्ञापन सेट से और फिर से विज्ञापन 1 और 2 के बीच का एकमात्र अंतर बस वीडियो है। अब टिकटॉक विज्ञापनों के लिए इसे करना अनिवार्य नहीं था, लेकिन मैं इस चुनौती को एक उचित विकल्प देना चाहता था, इसलिए मैं टिकटॉक और फेसबुक दोनों कर रहा हूँ ताकि इस चुनौती को एक उचित मौका मिल सके। तो आप यहाँ टिकटॉक में देख सकते हैं मैंने एक अभियान बनाया है जिसे मैंने उस उत्पाद के नाम पर रखा है बच्चों का पैसे का डिब्बा। अब अभियान संरचना में मैंने वेबसाइट रूपांतरण चुना है, अभियान का नाम रखा है और मैंने कोई सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन या CBO नहीं किया है। सब कुछ बॉक्स स्टैंडर्ड है। अब अगर हम विज्ञापन समूह सेक्शन में जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 5 विज्ञापन समूह हैं जो फेसबुक में 5 विज्ञापन सेट के समान है। अब हर विज्ञापन सेट के लिए एकमात्र अंतर जब मैं जानकारी में जाऊं वह है रुचि और ऑडियंस। फिर से तो ये है रुचियां या ऑडियंस और हमने एक को चौड़ा छोड़ दिया। तो जॉर्डन ने कहा कि उनमें से एक को पूरी तरह से चौड़ा छोड़ दें बिना किसी ऑडियंस टारगेटिंग के। अब अगर मैं वास्तव में उनमें से एक को तोड़ता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमने एक पिक्सेल और ऑप्टिमाइजेशन इवेंट के रूप में पूरा भुगतान चुना है। हम केवल टिकटॉक को एक प्लेसमेंट के रूप में टारगेट करने जा रहे हैं और हम केवल यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि उपयोगकर्ता वीडियो पर टिप्पणी कर सकें और उसे साझा कर सकें, लेकिन वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकें। हमारा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा था। लिंग सभी आयु समूहों के लिए था 18 से 55 साल। अंग्रेजी भाषा के रूप में सभी खर्च करने की शक्तियां और आप यहां देख सकते हैं कि हम अपनी रुचियों और व्यवहारों को सेट करना शुरू कर रहे हैं। और बजट और कार्यक्रम $20 प्रति विज्ञापन समूह था और उन्हें अगले दिन आधी रात से शुरू करने के लिए कहना। अब असली विज्ञापनों के मामले में इस बार जॉर्डन ने हमें 3 करने के लिए कहा बजाय इसके कि 2। तो आप देख सकते हैं विज्ञापन वीडियो 1, विज्ञापन वीडियो 2 और विज्ञापन वीडियो 3। तो अगर मैं इसे अलग करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमने एक कस्टम ID सेट की है जो है किड्स वर्ल्ड मेरे लोगो के साथ एकल वीडियो। अब आप यहाँ टेक्स्ट देख सकते हैं। अब जॉर्डन ने हमें कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखने के लिए कहा जो लोगों की जिज्ञासा बनाए रखे, जैसे कि मेरे बच्चे को इसके बारे में नहीं पता था, ताकि लोग सोचें अरे ये किस बारे में बात कर रहे हैं, तो वे वीडियो देखने के लिए मजबूर होंगे। मुझे यह तकनीक बहुत पसंद है। ये एक बहुत अच्छी तकनीक है जो जॉर्डन ने बताई। और फिर जॉर्डन ने कहा कि एक कॉल टू एक्शन करें जो कि स्टैंडर्ड शॉप नाउ हो, जिस पर मैं सहमत हूं, और URL जो कि उत्पाद पृष्ठ है। और फिर से ट्रैकिंग के साथ ये नहीं बताया गया कि UTM सेटअप करें, और मैंने पहले ही इस बारे में बात की है कि मैं इससे कितनी निराश हूं, तो मैं इसे फिर से नहीं बताने वाला। अब हर विज्ञापन के लिए एकमात्र अंतर, और यही वजह है कि मैं हर एक में नहीं जाऊंगा, वह था असली हेडलाइन। तो संक्षेप में क्या कहा गया, यही एकमात्र अंतर था। अब हमारे पास प्रत्येक के लिए थंबनेल बदलने का विकल्प था जिसे मैंने किया, लेकिन कोई वीडियो नहीं बदला गया। ये अभी भी वही वीडियो था, लेकिन इसके 3 वेरिएंट थे। तो दोस्तों भी लिखा ये हमें अंत तक ले आता है। पहला दिन। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डिजिटल लॉन्च पैड के बारे में अब तक क्या सोचता हूं, तो मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि कोर्स शानदार लग रहा है। ये खूबसूरती पॉलिश किया गया है। वे आपको रास्ते में मदद करने के लिए PDFs और चीट शीट्स भी प्रदान करते हैं, जो बहुत अच्छा है। और फिर से जब मैंने बाकी मॉड्यूल्स के माध्यम से देखा तो मुझे अभी भी लगता है कि इनमें से बहुत से एपिसोड को केवल 3 या 4 में संकुचित किया जा सकता है, 8 से 10 के बजाय। मुझे लगता है कि ये बस थोड़ा ज्यादा है। अब मायने नहीं रखता कि मैं क्या सोचता हूँ, सब परिणामों के बारे में है। तो चलो देखते हैं अगले कुछ दिनों में क्या होता है। तो दोस्तों ये चुनौती का तीसरा दिन है और मेरे पास कुछ अच्छी खबर है। हमने अभी स्टोर पर अपनी पहली 2 बिक्री की हैं। तो अगर हम मेरे लैपटॉप में चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि 14 से 15 तारीख के बीच हमने 69 एंटी हासिल किया है। ये 2 बिक्री के बराबर है, जैसा कि आप लोग वहां देख सकते हैं। हमारे पास 17 कार्ट में जोड़े गए हैं और केवल 2 लोगों ने चेकआउट किया। अब अगर आप लोग याद करें तो हमने टिकटॉक पर विज्ञापन लॉन्च किए थे एंड फेसबुक। तो ये बिक्री कहां से आई? अब याद रखें, मैंने कल जॉर्डन और ईमान की आलोचना की थी क्योंकि उन्होंने UTM सेट करने या किसी भी प्रकार की ट्रैकिंग के बारे में बात नहीं की थी। अब अगर हम Shopify डैशबोर्ड पर नीचे स्क्रॉल करें तो आप कुछ ऐसा देखेंगे जिसे सोशल सोर्स द्वारा बिक्री कहा जाता है। अब ये आमतौर पर आपको दिखाता है कि बिक्री कहां से आई है, लेकिन ये केवल एक बिक्री को स्वचालित रूप से ट्रैक करता है। और जब हम इस रिपोर्ट में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसे टिकटॉक प्लेटफॉर्म से ट्रैक किया गया है। अब अगर हम टिकटॉक विज्ञापन प्रबंधक में चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने वर्तमान में $100 खर्च किए हैं और इस अभियान पर 30। अब जब मैंने आपको अपडेट किया है कि मैंने अभियान लॉन्च किए हैं, मैंने कॉलम सेट किए हैं, ठीक वैसे ही जैसे जॉर्डन ने विज्ञापनों को डिकोड करने के मॉड्यूल में निर्देशित किया था। अब जॉर्डन ने कहा कि आपके CPCs 150 से नीचे होने चाहिए और सबसे अच्छा अनुकूल मूल्य 55 और 50 सेंट के बीच है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस अभियान पर यह लगभग 77 सेंट पर है। अब जॉर्डन ने कहा कि CTR लगभग 2% के आसपास होना चाहिए और हम वर्तमान में 1.5 पर हैं। सेंट 2%, जो उस मानक के तहत है जिसके बारे में जॉर्डन ने बात की थी। तो अगर हम विज्ञापन समूह अनुभाग में जाएं तो आप देख सकते हैं कि हमने कल जो लॉन्च किए थे उनमें से मैंने वर्तमान में 3 को बंद कर दिया है। और मैंने 3 को बंद करने का कारण ये है कि तकनीकी रूप से मैं अब उस स्केलिंग चरण में प्रगति कर रहा हूं जिसके बारे में जॉर्डन ने मॉड्यूल में बताया था। अब मैं विज्ञापनों के साथ जो मैंने किया है उसमें जाने से पहले मैं ये जल्दी से बताना चाहता हूं कि मैं विज्ञापनों को डिकोड करने के मॉड्यूल और स्केलिंग मॉड्यूल से निराश हूं। एजुकेट या डिजिटल लॉन्चपैड कोर्स के अंदर उत्पाद को सही तरीके से खत्म करने या उसे स्केल करने के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं थे और वहां कोई लाइव उदाहरण नहीं थे। जॉर्डन बस कैमरे में बात कर रहे थे बिना हमें एक लाइव खाता दिखाए, हमें ऐसे परिणाम दिखाए जो हम भी देख सकें। अब मैं मानता हूं कि एक ड्रॉप शिपर के रूप में, एक शुरुआती के रूप में आपको प्रति उत्पाद $300 से $500 अलग रखने चाहिए और मैं इसे इस तरह से बिछाऊंगा। पहले दिन आपको ये देखना चाहिए, दूसरे दिन आपको ये देखना चाहिए, ऐसे दिन जब आपको ये देखना चाहिए और फिर आप प्रगति करते हैं। मॉड्यूल में ऐसा कुछ नहीं था। अब जॉर्डन बार बार कह रहे थे कि आपका हुक आपके विज्ञापनों के साथ एक समस्या हो सकती है, लेकिन आपके हुक को ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं है। अब वास्तव में आपके हुक को ट्रैक करने का एक तरीका है, इसे हुक रेट कहा जाता है और आप इसके लिए एक कस्टम प्रीसेट कॉलम बना सकते हैं। 40 उद्योग मानक है और इससे ऊपर बेहतर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 3 विज्ञापन समूह बंद कर दिए क्योंकि वे CPC, CTR और अन्य चीजों के आधार पर वास्तव में खराब प्रदर्शन कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि इन दोनों ने वास्तव में एक बिक्री की। तो अगर हम यहाँ स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं एक खरीदारी। अब तकनीकी रूप से ये कोई गारंटी नहीं है कि ये 2 विज्ञापन समूह वास्तव में वही हैं जिन्होंने बिक्री की। ये वास्तव में इनमें से एक या इनमें से एक हो सकता था और यही कारण है कि मैंने कहा कि UTMs एक शुरुआती के रूप में अनिवार्य हैं, क्योंकि मान लीजिए इनमें से एक सही है लेकिन दूसरा नहीं है तो मैं गलत विज्ञापन समूह को स्केल कर सकता हूं। अब जब जॉर्डन ने विज्ञापन समूहों को बदलने की बात की तो उन्होंने हमेशा नए दर्शकों को आजमाने की बात की, जिस पर मैं निश्चित रूप से सहमत हूं। अब मैंने नए दर्शकों को आजमाया है जो उन लोगों के समान हैं जो काम कर रहे हैं। अब ये जो यहाँ है यानी 1, 2 और 3, ये मैं टिकटॉक प्लेटफॉर्म पर मैन्युअली खोज रहा हूं। अब ये नीचे वाले वास्तव में वे हैं जो टिकटॉक ने मेरे लिए सुझाए हैं। तो मैंने ये तय किया कि मैं वास्तव में उन चीजों के लिए जाऊंगा जो टिकटॉक ने फिर से सुझाई हैं, जैसे गेम्स, शिक्षा और घरेलू उत्पाद। तो ये सभी बदलाव हैं जो मैंने अपने टिकटॉक विज्ञापनों में 2 दिन पहले किए थे। अब अगर हम मेरी CTR पे नजर डालें, क्योंकि जॉर्डन बार बार CTR पे जोर दे रहे थे, तो मेरे पास केवल एक ऐसा है जो 2% से ऊपर है, जो कि विज्ञापन 1 है। अब इससे पहले कि मैं फेसबुक विज्ञापन अनुभाग में जाऊं दोस्तों, मैं इस KPI कैलकुलेटर के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपको कोर्स में मिलता है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं। ये कहता है कि नीचे दिए गए वेरिएबल्स भरें, उन्नत वेरिएबल्स, और यहाँ तक कि KPI न लाभ न हानि। अब अगर मैं आप लोगों के साथ ईमानदार रहूं तो ये KPI कैलकुलेटर शानदार है, लेकिन एक शुरुआती के रूप में नहीं। मुझे लगता है कि एक शुरुआती के रूप में ये बहुत ही उन्नत है। मेरे अनुसार इस कैलकुलेटर का कोई मतलब निकालने के लिए आपको लगभग $10,000 प्रति माह करना होगा ताकि यह किसी भी रूप में उपयोगी हो सके। तो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि यह शानदार है, लेकिन एक शुरुआती के रूप में नहीं। अब मेरी राय में जो मुझे लगता है कि अधिक उपयोगी होता वह कुछ ऐसा होता जिसे ROS कैलकुलेटर कहा जाता है। तो आप यहाँ अपने सामान की लागत जोड़ते हैं। अब मेरे सामान की लागत 3.69 है और फिर मेरी बिक्री की कीमत 29.90 है। तो मैं वास्तव में ये जानना चाहता हूँ कि मेरा ब्रेक इवन ROAS क्या है, जो कि 1.1 है। तो इसका मतलब है कि 1.1 से ऊपर कुछ भी मैं पैसे कमा रहा हूँ, इससे नीचे कुछ भी होने पर मैं वास्तव में पैसे खो रहा हूँ। और यह मुझे मेरी लागत गुणक और मेरी लाभ मार्जिन भी दिखाता है। तो मेरे अनुसार एक शुरुआती के लिए कुछ ऐसा होना काफ़ी है। अब अगर हम फेसबुक विज्ञापनों पर चलते हैं तो आप पहले से ही जानेंगे कि मेरे पास कोई बिक्री नहीं है। अगर इनमें से सभी टिकटॉक से आए हैं तो मेरे पास केवल 2 हैं। तो इनमें से कोई भी फेसबुक से नहीं आया होगा। तो अगर हम फेसबुक को भी खारिज कर दें तो आप यहाँ देख सकते हैं किड्स मनी बॉक्स। हमने इस अभियान पर अब तक चौड़ी फौज खर्च किए हैं, लेकिन हम अभी तक लाभदायक नहीं हैं और मैं अभी लाभदायक होने की उम्मीद नहीं करता। मेरी ईमानदार राय है, हालांकि वास्तविक कोर्स के आधार पर यह मेरे अनुसार एक शुरुआती के लिए स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में एक कदम दर कदम गाइड का पालन किया जा सके। तो मेरा फीडबैक ईमान या जॉर्डन के लिए, अगर आप यह देख रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आपको फेसबुक और टिकटॉक के लिए मॉड्यूल अभियान को फिर से संरचना करनी चाहिए ताकि वास्तव में एक दिन प्रतिदिन की रणनीति दी जा सके। चलो कहते हैं 5 दिनों के लिए, और एक शुरुआती को कितना खर्च करना चाहिए जब तक कि वे उत्पाद को खत्म न कर दें। तो यह कहने के बाद दोस्तों, मैं आपसे कुछ दिनों में मिलूंगा जब हमारे पास और परिणाम और अधिक डेटा होगा। और मैंने उन बैंड्स को विज्ञापन क्रेव से लॉन्च किया है यह देखने के लिए कि क्या वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अब मैं
मैं एक दूसरा उत्पाद भी लॉन्च करने जा रहा हूं ताकि मैं इस चुनौती को यथासंभव निष्पक्ष बना सकूं। तो चुनौती में आपका स्वागत है दोस्तों। यह दिन 7 है। मैंने आपको लगभग 4 से 5 दिनों में अपडेट नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि मैं विज्ञापनों को चलने दूंगा और फिर एक उचित समय के बाद आपको अपडेट करूंगा ताकि आप देख सकें कि तब से परिणाम कैसे रहे हैं। अब मैंने कोर्स का बाकी हिस्सा भी देखा है जो कि जॉर्डन वेल्श द्वारा है, जो कि ईमान गाजी का है। तो मैंने अब कोर्स पूरी तरह से खत्म कर लिया है, इसीलिए मैं आपको ये अपडेट कर सकता हूं कि मैंने बाकी मॉड्यूल से क्या सीखा है जिन्हें मैंने अभी देखा। अब अगर हम मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि मैं शॉपिफाई डैशबोर्ड में हूं और आप देख सकते हैं कि चुनौती की शुरुआत से 13 से 20 तारीख तक मैंने लगभग $319 की आय की है और आप देख सकते हैं कि हमें कुल 9 ऑर्डर मिले हैं। अब जब से मैंने आपको आखिरी बार अपडेट किया था, आप इस चार्ट को देखकर देख सकते हैं कि बिक्री पहले कुछ दिनों की तुलना में बहुत धीमी हो गई है। अब मैं पहले विज्ञापन प्रबंधक में कूदने जा रहा हूं और फिर आपको बताऊंगा कि मैंने कोर्स से क्या सीखा है जब से मैंने आपको आखिरी बार अपडेट किया। अब पहली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह है फेसबुक विज्ञापन प्रबंधक और आप देख सकते हैं कि अभियान अब लाल हो गया है, बंद कर दिया गया है और हमने लगभग 130 खर्च किए हैं। अब इसका बंद होने का कारण ये है कि फेसबुक मेरे उत्पाद के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा था या क्रिएटिव्स अच्छे नहीं थे। लेकिन अगर आप उन सभी मैट्रिक्स पर नजर डालें जो जॉर्डन ने मुझे देखने के लिए कहा था, तो उनमें से कोई भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कि फेसबुक पर पैसे बर्बाद करने के बजाय टिकटॉक काम करता हुआ लग रहा है, तो मैं वह पैसा टिकटॉक पर स्थानांतरित कर दूंगा। अब जब बात टिकटॉक विज्ञापनों की आती है तो आपको अपडेट करने के लिए वास्तव में बहुत कुछ है। अब हमें बंस ऑफ विज्ञापनों से हमारे क्रिएटिव्स वापस मिल गए हैं। अब इसमें कुछ दिन लग गए दुर्भाग्यवश, लेकिन मैं उन्हें स्क्रीन पर चलाऊंगा इससे पहले कि मैं आपको विज्ञापन दिखाऊं ताकि आप देख सकें कि हमने जो बनाए हैं और बैंड्स ऑफ एड्स ने जो बनाए हैं उनमें क्या अंतर है। कल्पना कीजिए कि आप अपने बच्चे को $10,000 का उपहार दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक भेंट के रूप में नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये कैसे किया और ये आपके सोचने से कहीं ज्यादा आसान था। आज की अर्थव्यवस्था में मैं अपने बेटे को ऐसा उपहार देना चाहता था जो वास्तव में उसे खुश करे। अपने छोटे बच्चे को कैश वॉल्ट के साथ जीवन के लिए स्मार्ट पैसे की आदतें विकसित करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को बचत के मूल्य और वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करने की शिक्षा देता है। यह एक मजेदार और इंटरैक्टिव अनुभव प्रदान करता है। अब आपने क्रिएटिव्स को बगल में देखा है। अब आप मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में बता सकते हैं कि आपको कौन से बेहतर लगे, बैंड्स ऑफ एड्स के या जो हमने बनाए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे टिकटॉक विज्ञापन प्रबंधक में अब एक अभियान के बजाय 3 अभियान हैं जो मैंने आपको आखिरी बार अपडेट करते समय बनाया था। अब अगर हम बस नामों पर नजर डालें तो यहाँ चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसे किड्स मनी बॉक्स बैंड्स ऑफ एड क्रिएटिव्स कहा गया है। ये वह अभियान है जो मैंने बैंड्स ऑफ एड्स के क्रिएटिव्स को टेस्ट करने के लिए बनाया था और आप देख सकते हैं कि वह अभियान बंद हो गया है क्योंकि आप जानते हैं क्या, ये अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अब मैं चाहता हूं कि आप ऊपर के अभियान पर ध्यान दें क्योंकि यह वह मूल अभियान है जिसे हमने लॉन्च किया था। अब अगर मैं इसे खोलता हूं तो मैंने विज्ञापन समूहों में जो कुछ बदलाव किए उनमें से सभी रुचि लक्ष्यीकरण मेरे लिए काम नहीं किया। तो जब मैंने रुचियों या ऑडियंस का उपयोग करने की कोशिश की तो ये काम नहीं किया। मेरे लिए जो काम किया वह पूरी तरह से व्यापक था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वास्तव में व्यापक विज्ञापन समूह को 4 बार डुप्लीकेट किया। कुल मिलाकर उनके 5 होने चाहिए क्योंकि जॉर्डन ने कहा था कि काम करने वाली चीजों की नकल करके क्षैतिज रूप से स्केल करें। अब व्यापक विज्ञापन केवल काम करता हुआ लगा, इसलिए मैंने उसे क्षैतिज रूप से बढ़ाया और कुछ दिनों बाद यह पूरी तरह से खत्म हो गया। अब जॉर्डन ने पाठ्यक्रम में यह भी कहा था कि अगर आपके विज्ञापन धीमे हो रहे हैं तो इसका कारण क्रिएटिव्स हो सकते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि जब चीजें धीमी होने लगी हमें बैंड्स ऑफ क्रिएटिव्स मिल गए। इसीलिए मैंने एक नया अभियान बनाया। आप इसे यहाँ देख सकते हैं। बच्चों के पैसे बॉक्स ने क्रिएटिव पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैंने सचमुच वही किया जो था 3 विज्ञापन समूह बनाना जो पूरी तरह से व्यापक थे, लेकिन इस बार मैंने इसे $10 से बढ़ा दिया क्योंकि जॉर्डन ने कहा था कि आप बजट को एक निश्चित प्रतिशत से बढ़ाकर ऊर्ध्वाधर रूप से स्केल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्योंकि ये पहले काम कर रहे थे, बजट बढ़ा दूं ये देखने के लिए कि क्या ये ऊर्ध्वाधर रूप से स्केल करने पर काम करता है, क्षैतिज रूप से नहीं। क्योंकि आमतौर पर मुझे 5 विज्ञापन समूह लॉन्च करने होते हैं, लेकिन इस बार मैंने 3 लॉन्च किए लेकिन बजट बढ़ा दिया। और मैंने जो एकमात्र अंतर किया क्या था, क्रिएटिव्स। अब अगर मैं आपको क्रिएटिव्स दिखाऊं तो दोस्तों इसे देखिए। बैंड्स ऑफ एड्स के क्रिएटिव्स तो मुझे 1% का CTR भी नहीं दे रहे थे, वे 0.9 थे, 0.8। वे बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। अब अगर मैं उनकी तुलना उन विज्ञापनों से करूं जो हमने बनाए तो आप यहां देख सकते हैं कि मूल अभियान है। मैं इसे विज्ञापनों में ले जाने वाला हूं। मैं CTR पर स्क्रॉल करूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारे अपने क्रिएटिव्स के साथ हमें जो CTR मिला वह 3%, 2%, 2 और आधा प्रतिशत था। तो ये दिखाता है कि जो हमने बनाए वे वास्तव में बेहतर थे। अब मुझे समझाने दें कि यह आखिरी अभियान क्या है जिसे आप देख सकते हैं। इसका नाम है किड्स मनी बॉक्स CBO। अब ये ऊर्ध्वाधर रूप से स्केल करने की एक रणनीति
नीति है। अब इसके बजाय कि आप विज्ञापन समूह को पैसे खर्च करने दें, आप अभियान को पैसे खर्च करने देते हैं जो अच्छी तरह से काम कर रहा है उसके आधार पर। अब जॉर्डन ने इस बारे में थोड़ा सा जिक्र किया, उन्होंने इसे गहराई से नहीं समझाया, उन्होंने बस इसे एक फीचर के रूप में जिक्र किया कि आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसका फायदा उठाऊं। अब दुर्भाग्यवश जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जब से मैंने ये अभियान शुरू किया है हमने $114 खर्च किए हैं और हमने सिर्फ एक बिक्री मिली। अब अगर आप उस डेटा की तुलना करें जो मैंने आपको टिकटॉक विज्ञापन प्रबंधक से दिखाया और शॉपिफाई डैशबोर्ड से जिससे मैंने इस दिन के अपडेट की शुरुआत की थी, तो आप देखेंगे कि स्टोर तेजी से धीमा हो रहा है। अब मैंने कोर्स में जो चीजें बताई जा रही थी, जैसे ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से स्केल करना, क्रिएटिव बदलना, उन सभी चीजों को आजमाया है। अब मुझे लगता है कि समस्या यह है कि ऑफर है। अब जॉर्डन ने इस बारे में कोर्स में जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपकी वेबसाइट पर एक ऑफर होना चाहिए, जिस पर मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि फिर उसे क्रिएटिव में कैसे डालना है। और मुझे लगता है कि यही कमजोरी है। अगर आप किसी को अपनी पेज पर नहीं ला सकते तो वे ऑफर नहीं देखेंगे। तो अगर आप उन्हें क्रिएटिव में ऑफर दिखाते हैं तो मेरी राय में मुझे लगता है कि इससे यहां समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मूल रूप से मुझे विज्ञापन की कॉपी को फिर से करना होगा और ऑफर का जिक्र करना होगा और वीडियो में भी ऑफर का जिक्र करना होगा। मुझे सच में लगता है कि यही कमजोरी है। इस क्रिएटिव के साथ अब जब मैं शॉपिफाई एनालिटिक्स पर वापस जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरी रूपांतरण दर 1% से भी कम है। अब उद्योग मानक लगभग 2 से 2.5% के आसपास है, इसलिए मुझे लगता है कि वेबसाइट का लैंडिंग पेज भी एक समस्या है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से इंट्रो में कहा था, मैं इस कोर्स का पालन करूंगा जैसा कि निर्देशित किया गया है और कुछ भी नहीं बदलूंगा। अब कोर्स की बात करते हुए मुझे बताने दें कि मैंने पिछले अपडेट के बाद कौन से अन्य एपिसोड और मॉड्यूल सीखे हैं। तो ये 2 मॉड्यूल थे और ये कोर्स में अंतिम 2 थे, विनिंग स्टोर और आपका व्यवसाय चलाना और एंड गेम। तो आपका व्यवसाय चलाना एक ऐसा था जो काफी महत्वपूर्ण था। ये शॉपिफाई पे उन ऐप्स के बारे में था जैसे कि एक प्रॉफिट ट्रैकिंग ऐप, और अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो मैंने बी प्रॉफिट डाउनलोड किया है और यही वो है जिसे वे सिफारिश करते हैं और यही वो ऐप है जिसे मैंने इस्तेमाल किया है और सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं इसकी सिफारिश करता हूं। वे ईमेल मार्केटिंग और टेक्स्ट मैसेज मार्केटिंग का उपयोग करने के बारे में भी बात करते हैं और वे सामान्य रूप से ईमेल मार्केटिंग पर भी चर्चा करते हैं। तो उस मॉड्यूल का हिस्सा बस ये समझा रहा था कि अपने लाभ को कैसे ट्रैक करें, कैसे SMS और ईमेल मार्केटिंग के जरिए रिटारगेटिंग करें। मैं वास्तव में स्क्रीन पे एक प्रीव्यू डालूंगा कि ऐप में इसे सेटअप करने के बाद ये कैसा दिखता है। अब अगर मैं आप लोगों के साथ पूरी ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत बुनियादी और सरल था। वे बस साधारण छोड़े गए कार्ट रिकवरी स्वागत श्रृंखला थे और बस इतना ही। अब ये निश्चित रूप से ग्राहक जीतने और रिटेंशन में मदद करने के लिए यह निश्चित रूप से आवश्यक था। अब मैंने जो अंतिम मॉड्यूल देखा वह अंत खेल था, जो ऑब्वियसली नाम में ही है। ये अंतिम मॉड्यूल है, ये अंतिम वीडियो है और यहाँ जॉर्डन बात करता है कि कैसे अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर को एक ई-कॉमर्स ब्रांड में बदलें ताकि आप इसे बाद में बेच सकें। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। आप इन ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स को वैध ब्रांड में बदलना चाहते हैं, सफेद लेबलिंग करके, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करके और फिर अंत में इसे बेचकर। अब मेरे पास इस बारे में एकमात्र समस्या यह है कि अंत खेल मॉड्यूल से पहले के मॉड्यूल में पर्याप्त गहराई से जानकारी नहीं है जो आपको उस बिंदु पर ले जा सके जहां आपको इसे एक ई-कॉमर्स ब्रांड में बदलने की आवश्यकता है। अपने स्टोर को एक ई-कॉमर्स ब्रांड में बदलने के लिए आपको महीने में कम से कम 50 से 100K की बिक्री करनी होगी और मुझे नहीं लगता कि इस कोर्स में दी गई जानकारी आपको वहां तक पहुंचाएगी। अब मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से आपको, चलिए कहते हैं, आपके पहले $8,000 प्रति माह या आपके पहले $5,000 प्रति माह तक पहुंचा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह आपको बड़े नंबरों तक पहुंचा सकता है। मैंने अपनी राय व्यक्त की है कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं और इसका कारण जानकारी की कमी और मार्गदर्शित जानकारी का अभाव है। ये बहुत ही बिना दिशा निर्देश के है क्योंकि जॉर्डन आपको बस ये बता रहा है कि क्या करना है और वास्तव में आपको स्क्रीन पर यह नहीं दिखा रहा कि कैसे नेविगेट करना है और अपने व्यवसाय को दैनिक आधार पर कैसे चलाना है। तो उदाहरण के लिए आपके ड्रॉप शिपिंग स्टोर को पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते में कैसा दिखना चाहिए और वास्तव में आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहिए। अब मैं इस निष्कर्ष प्रकार की जानकारी में ज्यादा नहीं जाना चाहता, तो क्योंकि मैं इसे वीडियो के अंत तक छोड़ना चाहता हूं। अब इस चुनौती के केवल 5 दिन बचे हैं, तो मैं शायद आपको एक और अपडेट देने जा रहा हूं और फिर मैं अपने निष्कर्ष पर पहुंचूंगा कि मुझे जॉर्डन वेल्श और ईमान गाजी द्वारा प्रस्तुत डिजिटल लॉन्च पैड के बारे में क्या लगता है। तो आप लोग मुझे बताएं कि अब तक दी गई जानकारी के बारे में आप क्या सोचते हैं या मुझे बताएं कि मैंने क्या छोड़ा है। लेकिन ये कहते हुए दोस्तों, मैं आपको कुछ दिनों में अंतिम अपडेट और अपने निष्कर्ष के साथ मिलूंगा।
तो दोस्तों वापस स्वागत है डिजिटल लॉन्च पैड एजुकेट कोर्स के अंतिम दिन पर, जो ईमान गाजी और जॉर्डन वेल्श द्वारा है, क्योंकि मैं अब विजेता स्टोर मॉड्यूल ले रहा हूं। अब इस अंतिम अपडेट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमने स्टोर से कितना कमाया। मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि मुझे इस कोर्स के बारे में क्या लगता है, क्या आपको इसे 99 में खरीदना चाहिए या इससे बचना चाहिए। और मैं इस कोर्स को 10 में से रेटिंग दूंगा, 10 सबसे अच्छा और 1 सबसे खराब। अब ये सब मेरी राय है दोस्तों, पिछले 7 साल और आधे साल से इस उद्योग में डीन के रूप में, और मैं यहाँ किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं हूँ। ये बस मेरी अपनी सच्ची राय होने वाली है। अब मैं वास्तव में ये एक साइड नोट पे कहना चाहता हूँ, मैं और जॉर्डन वेल्श ने लगभग एक ही समय पर ड्रॉप शिपिंग शुरू की। मैंने उसे बढ़ते हुए देखा है और उसने मुझे भी बढ़ते हुए देखा है। हमने इंस्टाग्राम पर कुछ बेहतरीन बातचीत की है। तो मैं बस ये एक साइड नोट के रूप में कहना चाहता था। अब दोस्तों, गिव अवे में भाग लेना ना भूलें, क्योंकि आप इस पूरे स्टोर और इसके साथ आने वाली सभी चीजें जीत सकते हैं, जिनकी कीमत $2,500 से अधिक है। तो याद रखें, आपको बस वीडियो को लाइक करना है और ये बताना है कि आप ड्रॉप शिपिंग क्यों शुरू करना चाहते हैं। और यह भी सुनिश्चित करें कि हम 5000 लाइक्स तक पहुंचे, और फिर विजेता का नाम इंस्टाग्राम स्टोरी और पिन किए गए कमेंट में बताया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं शॉपिफाई डैशबोर्ड में हूं और आप देख सकते हैं कि हमने चुनौती 12 तारीख को शुरू की, लेकिन मैंने 13 तारीख से कहा है क्योंकि तब हमने विज्ञापन चलाना शुरू किया। और आप देख सकते हैं कि 13 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, जो आज है, हमने लगभग 360 हासिल किया है। अब ये लगभग 0.7 है रूपांतरण दर। उस एक उत्पाद से 11 ऑर्डर आए हैं। अब ये वह चीज है जो मैं वास्तव में आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये बी प्रॉफिट मैनेजर है, तो ये हमें सब कुछ नंबरों में दिखाएगा। तो हमने कितना खर्च किया, हमारा नेट मार्जिन क्या है। यही एक शानदार ऐप है जिसका सभी को फायदा उठाना चाहिए, और ये वही है जिसे जॉर्डन ने मॉड्यूल में इस्तेमाल करने के लिए कहा था। तो चलो ड्रम रोल शुरू करते हैं, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि ये ओवरव्यू कहता है। तो कुल बिक्री फिर से 358 है। वास्तविक मार्केटिंग खर्च, जो कि फेसबुक और टिकटॉक हैं, लगभग 122 के आसपास था। सामानों की लागत $128 थी। तो इससे हमें एक नेट प्रॉफिट मिलता है जो कि नकारात्मक $926 है। और आप यहां हर प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन खर्च देख सकते हैं। तो हमने टिकटॉक पर 916 आवर्स और फेसबुक पर 145 खर्च किए। तो अब आप लोग सभी नंबर जानते हैं। चलो मैं आपको अपनी निष्कर्ष बताता हूं कि मैंने क्या सोचा, क्योंकि इस स्टोर को देखकर आप शायद सोचेंगे कि यह एक असफलता थी क्योंकि हमने पैसे खोए। लेकिन सच ये है कि चाहे आपने किसका कोर्स देखा हो या आपने ड्रॉप शिपिंग कैसे की हो, आप शायद अपने पहले 5 से 10 उत्पादों में से कम एक में असफल होने वाले हैं, जब तक कि आप एक ऐसा उत्पाद नहीं ढूंढ लेते जो वास्तव में कुछ अच्छे नंबर लाए। तो ये वास्तव में मायने नहीं रखता कि हम ऑनलाइन कौन सी जानकारी सीखते हैं, आप तुरंत एक गारंटीड जीतने वाला स्टोर नहीं पाएंगे। तो मैं ये बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, और इसका वास्तविक कोर्स से कोई लेना देना नहीं था। आप सच में दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा ड्रॉप शिपिंग से ले सकते हैं, और फिर भी मेरी विनम्र राय में कम से कम 5 से 10 बार असफल हो सकते हैं। कोर्स नए लोगों को स्टोर। इस कोर्स के बारे में मैंने क्या सोचा, आप नए हैं, आपको पता है कि ड्रॉप शिपिंग क्या है और आप इसके साथ शुरू करना चाहते हैं। ये कोर्स आपको आपका पहला ड्रॉप शिपिंग स्टोर शुरू करने में मदद कर सकता है। ये कोर्स आपको आपके पहले $10,000 या $100,000 तक ले जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपको आपकी पहली बिक्री करने में या आपके पहले $1,000 तक पहुंचने में मदद कर सकता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे देखना है। शुरुआती के लिए ये बुरा नहीं है। तो चलो हम फायदों और नुकसानों के बारे में बात करते हैं। तो इसके नुकसानों में से एक ये है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से मॉड्यूल के बीच में फ्लेक्सिंग पसंद नहीं आई। मुझे लगा कि ये थोड़ा बेकार था। मुझे लगता है कि हर मॉड्यूल में 12 एपिसोड में से इसे वास्तव में 5 में काटा जा सकता था, इस आधार पर कि वास्तव में क्या मूल्य दिया गया था। मुझे यह भी पसंद नहीं आया कि जॉर्डन विज्ञापनों के मामले में वास्तव में गहराई में ही गए। उन्होंने वास्तव में आपको एक स्क्रीन नहीं दिखाई जो आपको कुछ दिनों में उत्पादों को टेस्ट करने की अपडेट दिखा रही हो। ये सच में बस उसे कैमरे में बात करते हुए दिखा रहा था, और वास्तव में आपको कुछ स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं। और साथ ही मैं ये नहीं भूल सकता कि मैंने यूटीएम या ट्रैकिंग कैसे करें इसका उल्लेख नहीं किया है। मेरी राय में ये बहुत बुरा था। अब कुछ फायदों में से एक ये है कि आप वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति से सीख रहे हैं जिसने पहले ड्रॉप शिपिंग की है और उसने एक स्टोर बेचा है और उसने पहले 7 अंकों का कारोबार किया है। लेकिन एकमात्र नकारात्मक पहलू ये है कि मुझे नहीं लगता कि जॉर्डन आज भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन जो मैंने देखा और सुना है, मुझे नहीं लगता कि वह कर रहा है। और मेरी राय में मुझे लगता है कि इस कोर्स में ये सच में दिखता है कि उसने कुछ समय से ये नहीं किया है, क्योंकि मेरी विनम्र राय में कुछ रणनीतियां हैं जो मुझे थोड़ी पुरानी लगती हैं। अब कुछ फायदों में से एक ये है कि बेशक ये एक बहुत सस्ता कोर्स है। $39 बहुत सस्ता है, इसलिए अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ये बहुत आसानी से उपलब्ध है। अब अगर मैं इस कोर्स को 10 में से रेट करूं, जिसमें 10 सबसे बेहतरीन है, तो मैं शायद इसे 10 में से 7 दूंगा। अब अगर कोई आदमी या जॉर्डन ये देख रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी फीडबैक को ध्यान में रखेंगे और कोर्स में सुधार करेंगे। और मैं सच में उम्मीद करता हूं कि आप इसे व्यक्तिगत रूप से न लें और इसे कुछ सकारात्मक फीडबैक के रूप में लें।
और अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो मैं आपके साथ ड्रॉप शिपिंग पर चर्चा करना चाहूंगा। अब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस वीडियो में जो मैंने साझा किया उस कोर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं और आप इसे 10 में से कितने अंक देंगे। अब मेरे अंतिम विचार वास्तव में ये हैं कि आप इस कोर्स में जो कुछ भी है उससे कहीं ज्यादा आप YouTube पर पूरी तरह से मुफ्त में सीख सकते हैं अगर मैं 100% ईमानदार होने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर जॉर्डन आपके साथ ईमानदार होता तो वह भी कहता कि आप मुफ्त YouTube वीडियो देखकर बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। अब बेशक इसका एकमात्र मुद्दा यह है कि इसमें बहुत सारी जानकारी है कि आपको बहुत सारी अलग अलग जगहों से सीखना पड़ता है जबकि ये एक ही जगह पर संकेंद्रित है। तो मैंने किस कोर्स को एक शुरुआती के रूप में बेहतर समझा, एंड्रयू टेट का हसलर्स यूनिवर्सिटी या ईमानजाजी जॉर्डन वेल्श का विनिंग स्टोर। मेरी राय में मुझे लगता है कि हसलर्स यूनिवर्सिटी ने थोड़ा बढ़त हासिल की क्योंकि वे विज्ञापन चलाने के मामले में दिन प्रतिदिन के आधार पर थोड़ा अधिक व्यावहारिक थे। वे उन सेक्शनों में बहुत अधिक गहराई में थे। अब मैं खुद ट्यूटर्स को नहीं जानता, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या उनके पास जॉर्डन के समान योग्यताएं हैं, तो मैं उसमें गहराई में नहीं जाऊंगा। लेकिन जब वास्तव में कोर्स देखने और अपने विज्ञापनों का आकलन करने की बात आती है तो मुझे लगा कि हसलर्स यूनिवर्सिटी ने थोड़ा बढ़त हासिल की। अब कौन जानता है, 1 साल बाद ये लोग मेरी फीडबैक को ध्यान में ले सकते हैं और कोर्स को पूरी तरह से बदल सकते हैं और इसे सच में लेजेंडरी बना सकते हैं। कौन जानता है, हम भविष्य में देखेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस लाइक बटन को दबाना ना भूलें और आप किस कोर्स की समीक्षा करना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मुझे आपकी फीडबैक सुनने में बहुत खुशी होगी।